नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा की राजनीति में हमेशा की तरह आने वाला साल भी काफी दिलचस्प होने वाला है। साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। खास बात यह है कि राज्य में 2025 की शुरुआत में भी चुनाव के साथ ही होगी। नए साल के शुरू में ही निकाय चुनाव की जंग देखने को मिल सकती है और जिस तरीके से जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनावी तारीखों के ऐलान के भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन मसला में आज सवाल ये कि नए वर्ष में राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी और सवाल ये भी कि नए साल में कौन सी नई योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों के हिस्से आएगा। तो इसको लेकर आज मसला में हम जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि नए साल में प्रवेश करते ही किस तरीके से राजनीतिक दलों के सामने उठापटक देखने को मिल सकती है। और जिस तरीके से हमने 2024 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव देखे, प्रदेश में किस तरीके की स्थितियां देखी और वार पलटवार भी देखे, लेकिन प्रवेश करते ही किसके लिए नया साल रास आ सकता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल अब जुड़ चुका है, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए पैनल में शामिल हैं आज सुनील फोगाट, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और नरेश शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और वेद प्रकाश विद्रोही जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और आपसे जानने की कोशिश की जिस तरीके से हमने 2024 में स्थितियां देखी प्रदेश में, काफी दिलचस्प यहां पर चुनाव हुए, चाहे लोकसभा की अगर बात की जाए चाहे विधानसभा की देखने को मिले, और विपक्ष भी पूरी तरीके से सक्रियता की मोड़ में हमें देखने को मिला। सत्ता पक्ष भी उतनी ही मुस्तैदी के साथ में चुनाव लड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन नया वर्ष आने वाला है और उसकी दहलीज पे हम आ खड़े हुए हैं और ऐसे में दहलीज को पार करते ही एक नई जंग चुनाव से ही शुरुआत किस तरीके से देखते हैं आप सुनील जी? जी गौरव जी, आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा आपने कहा कि कल नया साल शुरू हो जाएगा, 2024 का आज ये आखिरी दिन है, 2025 का कल से पहला दिन होगा। तो आपको और सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके परिवार में सुख समृद्धि आए, स्वास्थ्य बना रही, ये मेरी कामना है। और जैसा आपने कहा कि राजनीति में पूरा पिछले साल उथल पुथल रही, बिल्कुल लोकसभा विधानसभा के चुनाव थे तो पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी रही उस दौरान। लेकिन इसमें एक सकारात्मक बात हमारे लिए तो ये है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में भी तीसरी बार आम जन के आशीर्वाद से और हरियाणा में भी लगातार तीसरी बार सभी हरियाणा वासियों के आशीर्वाद से 2 करोड़ 80 लाख जो जनता है हमारी देवतुल्य जनता, उनके आशीर्वाद से हमने तीसरी बार सरकार बनाई। और हमारे सामने मुझे लगता है चुनौतियां कुछ भी नहीं है। चुनौतियां तो हमारे विपक्षी साथियों के सामने हो सकती है कि वो कैसे अपने आप को संगठित करें, कैसे वो राजनीति की मुख्य धारा से जो बिल्कुल कट गए हैं, जो लोगों की आवाज उठानी उन्होंने बंद कर दी है, जिस प्रकार से वो आम जन से कटे हुए हैं, राजनीतिक सिस्टम में बिल्कुल वो एक तरफा नकार दिए गए हैं। तो चुनौतियां तो उनके सामने है कि वो कैसे अपने आप को जनता के सामने रिप्रेजेंट करेंगे नए साल में, क्या वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचा पाएंगे, क्या वो जनता के मुद्दे उठा पाएंगे, चाहे वो सदन की बात हो या सदन से बाहर की बात हो, क्या वो अपने आप को सकारात्मक राजनीति की तरफ मोड़ पाएंगे, जो सकारात्मक राजनीति आज देश की प्रदेश की जनता देखना चाहती है, जो आज जनता हमारे नेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी भी संगठन के नेता हो, जो आम नेताओं से उम्मीद रखता है, क्या हमारे विपक्ष के साथी उन आकांक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लगातार प्रयास करती आई है और ये आम जनता ने ही उनको आशीर्वाद देकर के तीसरी बार लगातार सेवा करने का मौका दिया है। तो इससे तो तय है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और हम शायद सही दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें भी हम बिल्कुल फूक के कदम रख रहे हैं। हमारा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, यहाँ चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो, तैयारियां 12 महीने हर साल चुनाव का साल हो या नहीं हो, हमारी तैयारियां हमेशा एक जैसी रहती है। चाहे कल चुनाव हो, आज भी हमारा संगठन तैयार है, चाहे 1 साल बाद या 1 महीने बाद चुनाव हो, हमारा संगठन तब भी तैयार है। और जैसा कहा कि
हमारे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप विभिन्न सोर्सों से आप भी पता रखते हैं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक टाइमलाइन तय कर दी गई है। हरियाणा में नया संगठन, नए साल में भारतीय जनता पार्टी का नया संगठन मिल जाएगा और नई सरकार है। लोगों के नए उत्साह के साथ हम काम करने लग रहे हैं और जनता भी हमें खूब आशीर्वाद दे रही है, हमारा सहयोग कर रही है। तो मुझे लगता है हमारे सामने चुनौतियां नहीं, अवसर है नए साल में अपने आप को और बेहतर करने का, लोगों की और अच्छे प्रकार से सेवा करने का अवसर है हमारे सामने और हम उसको बखूबी जनता के आशीर्वाद से निभाएंगे। चुनौतियां तो हमारे साथियों के सामने है कि ये अपने आप को कैसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि जनता इनकी बातों पर विश्वास करे, जो कि आज के दिन बिल्कुल नकार दिए गए हैं राजनीतिक सिस्टम में। ठीक है, बिल्कुल सुनील जी, जो है मैं आपके सवाल को लेकर आगे बढ़ता हूं, चर्चा में आगे शुरुआत करते हैं और वेद जी हमारे साथ हैं चर्चा को ओपन करते हुए। वेद प्रकाश जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वेद जी, आपने सुना कि सुनील जी ने आपको कहा कि किस तरीके से देखिए उनकी पार्टी और संगठन पूरी मजबूती के साथ में एक्टिव मोड में रहता है और चुनौतियां उनके सामने नहीं है, चुनौतियां विपक्षी दलों के सामने है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट जो है अपने आप को करना है, किस तरीके से अपना कमबैक जो है करना है जनता के सामने और किस तरीके से सरकार को आईना भी दिखाना है। क्योंकि विपक्ष का जिस तरीके से काम होता है वो उसको किस तरीके से निभाना है, उन दायित्वों को किस तरीके से निभाना है, आपका क्या कुछ कहना है, क्या टेक वेद प्रकाश? सुनील जी को, नरेश जी को और सभी हरियाणा वासियों और देशवासियों को नव वर्ष मंगलमय हो, उनके जीवन में खुशहाली, शांति, सद्भाव जाए, इस कामना के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, चुनाव परिणाम आए लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। भाजपा की सत्ता तीसरी बार बन चुकी है। मुझे अपेक्षा थी कि अब भाजपा का सत्ता अहंकार कुछ कम हुआ होगा, पर लगता है भाजपा का सत्ता अहंकार अब भी चरम पर है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाजपा के साथी कह रहे हैं कि विपक्ष को रिजेक्ट कर दिया, जनता उनकी बात नहीं सुनेगी, वो हताश हो गए। भाई ठीक है, आप निश्चित रूप से आपको सत्ता मिली है, जनता का आशीर्वाद आपके पक्ष में गया है, पर ये भूल रहे हैं कि जितनी वोट इनको मिली है उतनी विपक्ष को मिली है। 39.94% वोट भाजपा को मिली है और 39.9% वोट कांग्रेस को मिली है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार कांग्रेस की नहीं बनी, पर ये कहना कि जनता ने रिजेक्ट कर दिया, ये सत्ता अहंकार नहीं तो और क्या है। दूसरी बात, हरियाणा के 58 साल के प्रजातांत्रिक इतिहास में पहली बार सबसे मजबूत विपक्ष किसी सत्ता पक्ष के सामने होगा। आज तक कभी भी 37 विधायक विपक्ष के नहीं चुने गए एक दल के, वो कांग्रेस के चुने गए हैं। ये भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है। तो ये कह देना कि भाई हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है, कोई विपक्ष आवाज नहीं उठा पाएगा, इसलिए मैंने सत्ता अहंकार का शब्द प्रयोग किया है। निश्चित रूप से कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं, मैं स्वीकार करता हूं। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे पास सामने ये है कि 11 वर्षों से हमारा संगठन नहीं है, जिसका हमें खमियाजा इस चुनाव में भी भुगतना पड़ा। हम अपने संगठन को किस तरह एकजुट रख पाए, लेकिन और किस तरह अपना संगठन का निर्माण करें, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि जिस तरीके से कहा कि इनका आपने तुलना की, लेकिन यहाँ सवाल ये भी उठता है कि इनका जो संगठन है उसकी बात ही जो है, आपका भी संगठन उतने ही मुस्तैदी के साथ में एक्टिव मोड में है। आपके संगठन में जिस तरीके से जो वाद विवाद जो देखने को मिलता था, जिसकी खबरें सामने निकल कर आती थी, क्या उनको जो है पूरी तरीके से भरपाई आप करने में सक्षम है? किस तरीके से, चूंकि आपने भी जिक्र किया कि देखिए संगठन हो या सरकार हो, बने हुए 2.5 महीने हो गए, चुनाव हुए, जिस तरीके से इतना वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक एलओपी और बहुत सारे वो आपके अंदरूनी मुद्दे जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया, अगर कंपैरिजन की बात किया जाए तो उसको आगे लेकर जो है बढ़ना और उस तरीके से उसमें सुधार के रूप में जो है आकर आगे दिखाना, जनता के समक्ष पेश करना। आपने वोटों का कंपैरिजन तो किया, लेकिन संगठन का कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं, आकलन किस तरीके से करते हैं साहब? आपकी बात सही है, पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको याद हो तो 10 मई 2023 को कर्नाटक के चुनाव हुए थे।
और भाजपा ने 6 महीने बाद 19 नवंबर 2023 को अपना विपक्ष का नेता बनाने में सफल हो पाई थी। उनके यहां भी झगड़ा था। येदियुरप्पा जी को मनाने के लिए उनका जो पुत्र थे विजेंद्र सिंह, उनको अध्यक्ष बनाएगा। तब येदियुरप्पा जी रिटायर हुए और 6 महीने लग गए थे भाजपा को भी अपनी चुनावी हार से उबरने के लिए। ये हर दल के अंदर आता है। कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनने की संभावना थी, इसको सभी मीडिया एनालिस्ट मान रहे थे। हाँ। और भाजपा के साथी चाहे कुछ भी कहे, निजी बातचीत में भाजपा के साथियों को भी एहसास नहीं था कि उनकी सरकार बन जाएगी, पर उनको जनता ने जन समर्थन दिया, उनकी सरकार बन गई। तो निश्चित रूप से हमें एक तगड़ा झटका लगा है। पर ये मान लेना कि भाई हमारे पास औपचारिक संगठन नहीं है इसलिए हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, औपचारिक संगठन नहीं है तो मैं मान लूंगा, पर अगर हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज नहीं होती, हर बूथ पर वर्कर नहीं होते, तो क्या हम 37 सीट ले पाते हैं? क्या हम 37 विधायक बना पाते हैं? और अगर आप चुनावों का भी विश्लेषण करें तो आपके सामने आएगा कि 10 सीटें ऐसी हैं जो हमने खुद अपने ही बागी उम्मीदवारों से हारी है। वो हम उनको बैठा सकते थे, पर हम अपनी आंतरिक कमजोरी के कारण, अपने अति आत्मविश्वास के कारण उनको नहीं बैठाया। चलिए, ये तो अगर हम उनको बैठा देते तो विश्वास में थे आप लोग। ठीक है विद्रोह जी, मैं आपके पास लौटता हूँ। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है हमारे साथ जो है नरेश जी शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो है अब की स्थिति प्रदेश की दिखाई दे रही है, राजनीतिक मायने से अगर इसके आकलन किया जाए, मापदंडों को अगर इसको समझा जाए, समीकरणों को, किस तरीके की राजनीति और कितने जो है सुधार, और आपकी पार्टी जिस तरीके से जो है पिछली स्थिति से जो है आगामी स्थिति किस तरीके से यहाँ पर कमबैक और जंप यहाँ पर लगाते हुए दिखाई देगी। क्योंकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, निकाय चुनाव भी हैं। अब जिस तरीके से हम जो है नए वर्ष में जो है प्रवेश करेंगे, यानी कि कुछ उस दहलीज पर रहें, कुछ समय बाद जो है हमारा जो समय है वो नए वर्ष की तरफ जो है हमें ले जाता हुआ नजर आएगा। तो आपकी पार्टी में किस तरीके से नई कौन कौन सी चुनौतियां, किस तरीके से उनको सामना करना, नए मापदंडों के साथ में आगे बढ़ना, प्रदेश में जगह बनाना, जमीन तलाशने में जो जुटी हुई आपकी पार्टी है, वो किस तरीके से जो है निकाय चुनाव के माध्यम से जो है आगे आ पाएगी? शर्मा जी। नरेश जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? नरेश जी, मेरी आवाज मुझे लगता है टेक्निकल ग्लिच यहाँ पे सामने आ रहा है। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटता हूँ सवाल लेकर। सुनील जी के पास चलते हैं। सुनील जी, जिस तरीके से वेद प्रकाश जी को आपने सुना और निकाय चुनाव की स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी अनाउंस हुआ, नोटिफिकेशंस जारी हुए और अब कुछ समय बाद जो है जनवरी में जिस तरीके से कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, एक नोटिफिकेशन आ सकता है और ऐसे में जो है अब चुनाव भी जो है निकाय चुनाव के पास में ही है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। आपने भी देखा है कि किस तरीके से समीकरण बने हुए हैं, क्षेत्रीय मुद्दे किस तरीके से हावी होंगे। क्या आपको लग रहा है कि जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके नतीजों का असर जो है इस बार जो है निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है? सुनील जी। जी गौरव जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश जी ने जो कहा कि ये अहंकार की भाषा है भारतीय जनता पार्टी की। आप मेरा जो स्टेटमेंट है पिछली उसको रिपीट करिए। क्या कहीं भी कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि उसमें कहीं से भी अहंकार दिखाई दे रहा है? कोई भी मैंने तो वो सारी बातें बोली है जो हुई है, जो जनता ने आशीर्वाद, मैंने कहा कि प्रदेश में और देश में लगातार तीसरी बार जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और लगातार हम अच्छे काम करने के लिए प्रयासरत हैं। हम 3 बार जीतने के बाद मैंने ये नहीं कहा कि हम ये करेंगे वो, मैंने कहा कि हम फूक के कदम रख रहे हैं। हमारा संगठन कल भी चुनाव के लिए तैयार था, आज भी तैयार है, 1 महीने बाद भी तैयार होगा। मैंने ये सारी बातें कही, हमने कहीं पे अपना होश नहीं खोया। अब हमारे बड़े भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का और हमारा वोट एक समान रहा। अरे भाई, जब एक समान रहा तो सीट हमें ज्यादा क्यों मिली?
कहीं ना कहीं प्रतिशत में तो ज्यादा है ही, चाहे एक वोट ज्यादा हो, लेकिन सीटें हमारी ज्यादा बढ़ाते दी जनता, क्योंकि जनता का मन था तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब इन्होंने खुद कहा कि हमारी 10 सीटें हमने खुद भारतीय जनता पार्टी को दे दी या हमने खुद हार गए अपनी गलती की वजह से। उसमें इन्होंने अहंकार शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अहंकार शब्द का प्रयोग करते तो कहीं ना कहीं इनके जो सर्वे सर्वा है, इनके आका है भूपेंद्र हुड्डा जी, वो बुरा मान जाएंगे। क्योंकि अहंकार किसका था? पिता पुत्र का अहंकार था कि जो टिक्के बांटेंगे हम बांटेंगे, जो चुनाव लड़ेंगे हम लड़ेंगे, उसके अलावा पार्टी के अंदर कोई दूसरा नेता हम पनपने नहीं देंगे। इस तरह की जब कार्यशैली इनकी है तो ये अहंकार वो होता है कि पिता पुत्र ने अपने अलावा किसी को भी पार्टी में ना तो टिकट लेने दी और ना ही किसी को भाषण देने दिया और ना ही किसी को कार्यक्रम करने दिए। ये अहंकार होता है। ये अहंकार नहीं होता कि जहां पे पूरी पार्टी मिलकर लड़ रही है। अब मैं इनको बताइए, कभी कर्नाटक पे चले जाते, कभी कहीं चले जाते। अरे भाई, आप हरियाणा की बात क्यों नहीं करते? सॉरी, आप हरियाणा की बात करिए कि जब जैसे ही सरकार का गठन हुआ लगातार तीसरी बार, माननीय अमित शाह जी हरियाणा में आए और उन्होंने चुनाव से पहले हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया कि माननीय नायब सैनी जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, और वो हुए। उनके साथ में आप ये देखिए, पहली बार ऐसा है कि पूरी कैबिनेट ने एक साथ शपथ ले ली। ये भी कमाल की बात है। उसके बावजूद भी ये लोग हमें दोष दे रहे हैं। उससे जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, कैबिनेट अपने एक्टिव मोड में आ गई। लगातार अब भी देखिए बारिश हुई है, किसी ने कोई मांग नहीं करी, उसके बावजूद भी सॉरी उसके बावजूद भी माननीय। ठीक है सुनील जी, जो है मैं आ रहा हूँ वापस, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है और ऐसे में नरेश जी का अभी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। नरेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नए वर्ष में दलों के आगे जो है किस तरीके की नई चुनौतियां, जिस तरीके से आपकी पार्टी भी प्रदेश के अंदर जो है, प्रदेश के भीतर जमीन तलाशने की कोशिश करती रही, लेकिन चुनावों के दौरान जो है जमीन नहीं आप तलाश पाए, लेकिन इस बार जो है क्या लग रहा है आपको निकाय चुनाव के माध्यम से, या फिर और कौन सी वो नई चुनौतियां हैं जो आप पूरी तरीके से डटकर सामना करेंगे? नरेश जी नमस्कार आपको, आपके को और जो भी हमारे साथी पैनलिस्ट है सभी को नमस्कार, और नए साल की पूरे प्रदेश को, पूरे देश को सभी को शुभकामनाएं। और जो आपने बोला चुनौतियां, अभी जो है हमारी पार्टी जहां से जन्म हुआ, इस पार्टी का दिल्ली के अंदर चुनाव है और जरूर हम चौथी बार सरकार बनाएंगे। जो हम करते हैं, जो हमने बोला वो करके दिखाया दिल्ली के अंदर भी। और हरियाणा के अंदर मैं मानता हूं कि हमारी कमियां रही, क्योंकि ये जो दो ही चुनाव रहे कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का, और कांग्रेस अपनी गलतियों के कारण जो है जनता के बीच में वो मैसेज नहीं दे पाई जिसकी वजह से सरकार बदल जानी चाहिए। क्योंकि जनता के बीच पूरा रोष था और कांग्रेस पार्टी को पूरी सरकार बनाने के लिए जनता ने वोट भी दिया, दिल खोल के वोट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो विफल गए। और जनता ने, हरियाणा की जनता ने मन बनाया था कि सिर्फ ही दो पार्टी के बीच में चुनाव रहेगा, और आपने देखा कि कोई भी थर्ड फ्रंट भी तैयार नहीं होने दिया किसी पार्टी का। हमने पूरी मेहनत करी थी, हमने जनता के मुद्दे बखूबी उठाए और बहुत शानदार तरीके से उन मुद्दों को उठाया। जो भी घोटाले हुए प्रदेश के अंदर या जो भी काम नहीं हुआ, सरकार को घेरते रहे, हमने अपना काम बखूबी निभाया। अब इसके अंदर एक और चीज आती है कि मैं तो चाहता हूं कि अब नई सरकार जो तीसरी बार भी बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए काम करे, और कम से कम जो प्रदेश के ऊपर कर्जा है और देश के ऊपर भी कर्जा। आज बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने देश की रिपोर्ट पढ़ी कि केंद्र सरकार ने जारी किया 3 महीने के अंदर 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्जा इन्होंने ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। पता नहीं ये पैसा आ कहां से रहा है, जा कहां रहा है। मतलब आप कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी ये एक्सक्यूज थे कि हम जो कर्जा ले रहे हैं विकास के लिए, लेकिन विकास नहीं दिखाई नहीं दे रहा उसके लिए। और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन बड़े होते हैं कि जो आप खर्चे के लिए। एक्सक्लेमेशन ऐसा भी होता है कि दूसरों की उंगली उठाने से पहले हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया जाता है। सारे मंत्री नई गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं, उनको नई गाड़ियां भी दे दी जाती हैं। मतलब आपको ये नहीं दिख रहा कि प्रदेश के ऊपर कर्जे को कम करने के लिए सोचा जा रहा है। अर्निंग है, मैं ये कहता हूँ कि देश में भी और प्रदेश में भी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। चलते आंकड़े थे 1,000 करोड़ से ऊपर जो है 3,000 करोड़ गुड़गांव ने दिया रेवेन्यू जनरेट करके, वो भी किससे, सिर्फ जो स्टैंप पेपर ड्यूटी के और जो है रजिस्ट्री के लिए 1,000 करोड़ रुपए इसने दिया, अपना फरीदाबाद ने दिया। और भी जिलों का आया, किसी ने 500 उठाए 500, और प्रदेश के साथ बहुत बल इकट्ठा हो गया था जो रिपोर्ट सरकार ने पूछी।
ऐसी पेट्रोल की सब्सिडी से भी बहुत आता है कि पेट्रोल के अंदर जो पैसा आ रहा है प्रदेश के अंदर टोल से बहुत पैसा आ रहा है प्रदेश के पास में। बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार जो पैसा इकट्ठा कर रही है, लेकिन वो पैसे के ऊपर भी कर्जा लेने की पता नहीं कहां से उसको कर्जे को, और केंद्र सरकार के साथ भी यही नीतियां हो रही है। केंद्र सरकार अगर 3 महीने के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले रही है। और बताऊं क्या है कि कम से कम मैं अभी वही रिपोर्ट खोल के बैठा था कि हर बच्चे पे, चाहे वो कल भी पैदा होगा ना, उसके ऊपर भी जो है मैं बताता हूँ कितना है, $5 करीब ₹350 ₹450 हर बच्चे के ऊपर कर्जा कर दिया है देश के अंदर। और केंद्र भी ले लीजिए, तो मैं कहता हूँ कि पेट्रोल के अंदर जो बड़े बड़े मोदी वादे करते थे कि मैं पेट्रोल की कीमत से ₹60 ₹70 लाके दे दूंगा, आज उसके लिए इथेनॉल भी मिल रहा है वो 10% 20%, और उसके अंदर भी फिर भी देख रहे हो कि आप अपनी कॉस्टिंग के लिए कहीं कम ले, जबकि थोड़ा उनकी कीमतें जो है कुछ मतलब नेशनल लेवल पे जो है बहुत कम हुई, उसके बाद भी प्रदेश को कोई न देश को कोई बेनिफिट मिला कहीं भी। वैसे ही देख लीजिए कि टैक्स के लिए जो बात होती थी कि शायद सोचा कि 10 साल के अंदर सरकार जो है टैक्स के अंदर कुछ रिबेट्स देगी, लेकिन जो मिडिल क्लास है जो टैक्स पे कर रहा है उसको कोई भी बेनिफिट आज तक नहीं दिया गया। वो जो स्लैब होता था हर साल एक स्लैब बढ़ाया जाता था पिछली सरकारों के अंदर भी, चाहे 20,000 या 50,000 तक की, लेकिन ये सरकार ने 10 साल के अंदर सिर्फ 1 या 2 बार उससे टैक्स बेनिफिट दिया। उस टैक्स बेनिफिट देने के बाद भी आज की रिपोर्ट ऑयल का पढ़ लीजिए, आज की रिपोर्ट ही मैं देख रहा था, उसके अंदर बताएगा, क्योंकि अगले महीने जो है आपको पता है कि बजट आने वाला, बजट के अंदर खुद पता चलेगा कि कितना जो टैक्स के लिए जो है ना, उसके लिए मांग की गई है कि 20 लाख के नीचे जो है जो लोग अर्निंग कर गए उनके लिए सोचा जाए, और कहीं ना कहीं टैक्स के लिए। लेकिन ये सरकार बिल्कुल नहीं सोचता है मिडिल क्लास के लिए, तो ये सोचना पड़ेगा मिडिल क्लास के लोगों के लिए। बहुत सारी चीजें हैं, मैं चाहता हूँ कि नए साल के अंदर देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। जीडीपी की आप देख रहे हो कि जीडीपी कंटिन्यू डाउन जा रही है, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। रोजगार के नए साधन ढूंढने पड़ेंगे, लोगों को कैसे रोजगार है, हर प्रदेश के अंदर भी कोई नया रोजगार नहीं आया, कोई ऐसी कंपनी नहीं आई कि जो अपना रोजगार लगा रही है। सुना बहुत है कि हर बार यही वो मतलब बयानबाजी दी जाती है कि हम ये कंपनी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन बात तक सीमित हो जाती है, उसके पास वो रोजगार नहीं आता था। मैं तो चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर रोजगार आए, हमारे लोगों को बाहर न जाना पड़ा। जैसे अभी देखा था कि जहाँ बाहर देशों में लड़ाई हो रही थी तो वहां भी हरियाणा के लोगों को भेज दिया गया, कुछ लोगों को 750-800 लोगों को भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं रोजगार की जो है नीतियां प्रदेश के अंदर रहे। और पहली बार एक मैं कहता हूँ कि कल हमारे माननीय केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि हमने जो है पंडितों को जो दिल्ली के अंदर मंदिर है उनके लिए भी यहाँ 18,000 रुपये की फीस आई थी। और आपने देखा कि जो व्यक्ति है हमारे गुरुद्वारे के अंदर, उनके अंदर भी हम 18,000 रुपये पर मंथ के लिए देंगे। और बहुत अच्छा सराहनीय कदम है जो आज तक किसी सरकार ने नहीं उठाया। जो हम नीति आपने थी बिजली के लिए, आज तक कोई फ्री नहीं देता है हरियाणा के अंदर सिर्फ 3 महीने के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनील फोगाट जी, नरेश शर्मा जी और वेद प्रकाश विद्रोही जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से आपको नववर्ष की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नववर्ष मंगलमय हो और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मसला में इतना ही, नमस्कार।